ज्यादा लेट तो नहीं हो गया? गुलिस्तान इधर से निकल रहा। क्या क्या? इसको लगाओ ना बेटा। यहाँ ठीक है। जी सर, आपकी तो आवाज हमारे से बहुत सही आती है। उनको भी आए ना। अस्सलाम वालेकुम। कितने हैं ऑनलाइन? मोबाइल में देख ले। वालेकुम सलाम सर। 9 है। प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। तारुफ कराऊंगा कि ये सेल्स टैक्स है क्या, उसके बाद एक टैक्स में आते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तो सबने सीख लिया, समझ लिया, पढ़ लिया। मजा आया नहीं आया? आया? फीडबैक ठीक है? हमीद साहब जैसा तो खैर कोई डिटरमिन करने के लिए आपको एक्सपेंसेस को निकालना पड़ता है। लेकिन सेल्स टैक्स ऐसा जालमाना निजाम है जो पूरी की पूरी सेल को ना चाहते हुए भी वो टैक्स जमा। सेल्स टैक्स में आपको रसीद देता है कि मैं आपका टैक्स लेके पास जमा करा दूं। रजिस्टर साहब की कि जहां जा रहे तो उन्होंने कहा सेल्स टैक्स किधर है, तो कहीं भी नहीं। बहरहाल वो इनकम के ऊपर है और ये सेल्स के ऊपर है। वहां पे एक्सपेंसेस है, यहाँ पे परचेजेस है। क्योंकि कोई भी चीज आप सेल करोगे तो उसके लिए लाजमी है कि पहले आपके पास वो उस चीज की परचेजेस हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो इंपोर्टेड गुड्स हो, चाहे फिनिश गुड्स हो। चीज आपने लिया, पंखा लिया और पंखा भेज दिया, तो उसके लिए परचेजेस चाहिए होते हैं। अब ये सेक्शन यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन तो ये होता है कि सेल्स टैक्स एक्ट है कब पास हुआ। सेकंड जो सेक्शन सेक्शन 2 ये हमेशा डेफिनेशंस का होता है, चाहे वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हो चाहे सेल्स टैक्स हो, दोनों में डेफिनेशंस होगी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पेज आ गई है कि इस सेल्स टैक्स के एक्ट के अंदर टैक्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेल्स टैक्स। जहां जहां लफ्ज टैक्स यूज होगा उसका मतलब ये लिया जाएगा कि ये सेल्स टैक्स एक्ट के बारे में बात कर रहा है, किसी और के बारे में बात ही नहीं कर रहा। टैक्स, वरना जहां भी लफ्ज टैक्स लिखा होगा उसका मतलब सेल्स टैक्स लिया जाए। ये नहीं समझेंगे कि ये सेल्स टैक्स है। क्यों? क्योंकि इन्होंने टैक्स की मानी बताई है, इनकम टैक्स की तो नहीं बताया है ना। Recording stopped.
Recording in progress. क्या होता है? मुल्क में, लेकिन उसका नाम लाइबोर काइबोर ये है कि काइबोर वो रेट है जो कराची के अंदर दो बैंक्स आपस में इंटरेक्ट करती हो और उस पे इंटरेस्ट पे कर रही हो। हमारे साथ कस्टमर्स के साथ उनका अलग रेट होता है, गाड़ियां लेनी जाए उनका अलग रेट होता है, पर्सनल लोन देना चाहे तो वो अलग रेट होता है। लेकिन आपस में ये कोई भी ट्रांजेक्शन्स करें जिसमें एक दूसरे से उधार ले लें तो वो काइबोर पे होता है, इसलिए इसको कहा जाता है काइबोर। इंटर बैंक, बैंक के दरमियान ट्रांजेक्शन्स, कस्टमर के दरमियान नहीं, तो ये काइबोर होता है। जी बेटा, ये तो ना करो ना मेरे साथ, वो शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग कर दो ना। चले हम इसका इसका सहारा लिए बगैर आगे चलते। तो अब कोई भी चीज डिफॉल्ट सरचार्ज वो होती है जो गवर्नमेंट आपको जब टैक्स जमा कराना और ड्यू डेट है 15 तारीख 18 तारीख, क्योंकि ये ऐसा सेल्स टैक्स जालमाना निज़ाम है, वोट नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं भी उसी इदारे से ताल्लुक रखता हूँ, कि जहां पे हर महीने आपको टैक्स जमा कराना है। इनकम टैक्स में तो ये है ना कि 12 महीने गुजर जाए, उसके बाद भी 3 महीने आपको जुलाई अगस्त सितंबर देते हैं कि सितंबर को आप रिटर्न फाइल करो। उसमें भी लोग कहते हैं कि जी हमें टाइम नहीं मिला और एक्सटेंड कर दे, फिर अक्टूबर 14 तक अब एक्सपेंड हो गई है और ये चलते चलते दिसंबर, यानी 1.5 साल में जाके आप। लेकिन सेल्स टैक्स में ये नहीं है, महीना पूरा हुआ, अगली 15 को पेमेंट, 18 को सेल्स टैक्स रिटर्न। ज्यादा से ज्यादा आप 30 तक जा सकते हो खींच के, लेकिन अगर जाओगे और पेमेंट नहीं होगी तो फिर आपको डिफॉल्ट सरचार्ज लगेगा। जितने दिन आपने नहीं जमा कराया उतना आपको इंटरेस्ट 12% और 15% के हिसाब से देना पड़ेगा। कोई भी फाइन लगा दिया आपने, कोई टैक्स फ्रॉड किया, टैक्स इवेजन की जो साबित हो गई, उसके ऊपर अगर ऑफिसर ने कहा कि ये आपको टैक्स जमा कराना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया, ये मैं फाइन, जिस तरह कोर्ट्स, आप वकील हो, कोर्ट्स फाइन लगाती है तो उसको कोर्ट फी नहीं कहा जाता, लेकिन ये कहता है कि मैं उस फाइन को भी सेल्स टैक्स कहूंगा। इस एक्ट के अंदर जो जो पेनल्टी फी आपको देनी पड़ेगी, ये 1 रुपया फी कहां पे देते हो आप, मैंने बता दिया, लेकिन कहां पे देते हो? इस वायरल वीडियो में देखा होगा, या आप इनवॉइस देते होंगे तो उस पे 1 रुपया फी चार्ज करते ना पर इनवॉइस, वो भी सेल्स टैक्स है, वो भी हमें जमा कराते हैं। यानी सेल्स टैक्स भी आप दो, लेकिन आपको इनवॉइस देने का 1 रुपया अलग से देना पड़ेगा, वो भी आपसे चार्ज करते हैं। या कोई भी इस प्रोविजंस के अंदर अगर होगा सेल्स टैक्स के एक्ट के अंदर तो उसको सेल्स टैक्स कहा जाएगा। फर्दर टैक्स है। अच्छा, फर्दर टैक्स क्या है? आपको जब तक इन चीजों का पता नहीं चलेगा, बिलीव करें, आप रिप्लाई कभी भी नहीं बना सकोगे। आपको एक एक जो उसने नोटिस दिया है उसके अंदर क्या क्या चीजें उसने आपको कन्फ्रंट की हैं और आपको कैसे जवाब बनाना है, तो आपको ये सारा समझना पड़ेगा। फर्दर टैक्स क्या है? लिखा हुआ है
आप अगर जाते हो कोई चीज लेने के लिए तो आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो, तो फिर आपसे क्या 15-18% करता है या 4%, 22% भी करता है? क्यों? अब चेतन तू बोला ना, तुझे मारूंगा, बाकियों को समझने दो, ठीक है? तुझे पता है, अब बाकी लोग बताए कि ये फर्दर टैक्स है क्या और किन सिचुएशन में लगता है। क्योंकि अगर हम एक ही बंदे को ये समझ के क्लास लेंगे कि इसको पता है तो इसका मतलब है पूरे क्लास जानती है, तो ये गलत है। इसलिए पार्टिसिपेशन पूरे क्लास की तरफ से होनी चाहिए, ना कि एक चेतन की तरफ से जो सारा दिन ऑफिस में रुका होता है। चलो आगे चलो। तो मुझे बताओ, ये फर्दर टैक्स में जा रहा हूँ इम्तियाज पे, कोई चीजें ले रहा हूं, तो मुझसे तो वो फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करता। मैं आप सब अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि सेल्स टैक्स एक्ट में आगे जाके हम पढ़ेंगे कि वो सप्लाई जो एंड कंज्यूमर को दी जाए, क्योंकि एंड कंज्यूमर 18 करोड़ अवाम सेल्स टैक्स में क्यों रजिस्टर्ड होगी, हर महीने रिटर्न भरे। तो जो चीज एंड कंज्यूमर को दी जाए उस पे फर्दर टैक्स नहीं लगेगा, उस पे सिंपली 18% टैक्स लगेगा, इसलिए आपसे फर्दर टैक्स नहीं करते। लेकिन बिटवीन टू रजिस्टर्ड पर्सन कोई ट्रांजेक्शन हो और एक बंदा, रजिस्टर्ड की डेफिनेशन है कि रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, वो भी बंदा जिसकी रजिस्ट्रेशन उसको लेना लाजमी थी लेकिन उसने ली नहीं। एंड कंज्यूमर के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया लाजमी नहीं है, लेकिन एक बंदा कारोबार कर रहा है, वो कह रहा है मैं सेल्स टैक्स में नहीं हूंगा, मुझे एफबीआर वाले तंग करते, तो फिर उसको पिनलाइज करने के लिए, जैसे फाइलर और नॉन फाइलर आपने सुना होगा, ये सेल्स टैक्स के फाइलर और नॉन फाइलर है। अगर आप रजिस्टर्ड हो तो 18%, और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो और आप कारोबार कर रहे हो तो आपको 22% देना पड़ेगा। अब यहां पे एक और चीज आ जाती है, मैं लक्की सीमेंट का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैंने बिल्डर को दे दिया सीमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए। अब बिल्डर पे फर्दर टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ये मुक्का मेरी जिस तरफ है उस वो अपने आप को चुप रहे, चुप रख के बाकी बोले, ठीक है? वो बोलना चाह रहा था बिल्डर सेल्स फर्दर टैक्स लेगा उससे या नहीं लेगा, बिल्डर से फर्दर टैक्स लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? हाँ, क्यों? क्या कर रहा है? बिल्डिंग सेल कर रहा है, सीमेंट तो सील नहीं कर रहा ना, सिल्डिंग से बनेगी वो, सीमेंट की हद तक एंड कंज्यूमर है, वो सीमेंट की हद तक एंड कंज्यूमर है, और जो चीज बना रहा है प्रॉपर्टी वो एफबीआर के डोमेन में नहीं आती, वो प्रोविंसेस का टैक्स है। प्रॉपर्टी टैक्स आप कहां जमा कराते हो? वो कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहा, बिजनेस एक्टिविटी जो सेल्स टैक्स के अंदर हो उसको टैक्सेबल एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है? जो प्रोविंशियल उसके पास है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डोमेन है प्रोविंसेस का। और इसके सीमेंट के लिए, सीमेंट की कंजम्पशन के लिए, एंड कंज्यूमर का मतलब क्या है? कंज्यूम करने वाला आखिरी बंदा। तो सीमेंट का आखिरी कंज्यूमर कौन है? बिल्डर, ठीक है? या जो घर बना रहा है वो हम आप जैसे बंदे, तो इनसे क्यों हम करेंगे? तो ये आपको तैयारी कर रहा है कि आपका क्लाइंट अगर बिल्डर है उस पे आ गया कि सीमेंट वाले पे आ गया कि इससे फर्दर टैक्स चार्ज नहीं किया, तो आपको पता होना चाहिए लॉ के अंदर, आगे हमें बताएंगे कि कैसे कैसे चलता है, लेकिन ये डेफिनेशंस आपको जेहन में बिठाने का मकसद ये है कि इनकी कहां कहां इंप्लीकेशंस होंगी, कैसे कैसे रिबटल में बना सकता हूं, ऐसे ऐसे फजूल किस्म के, इसको मैं दबा देता हूं कि आपको नोटिस आएंगे, नए बच्चे सीएसएस करके आते हैं, वो समझते हैं हमें सब कुछ आता है, तो वो ऐसे नोटिस भेजते हैं कि उनको खुद पता नहीं होता कि मैंने ये नोटिस जो भेजा है वो सही है या नहीं है। और अगला बंदा भी आपकी तरह मेरी तरह वो
पढ़ा लिखा नहीं होगा तो फिर वो क्या जवाब देगा। लेकिन जो पढ़े लिखे जवाबात आते हैं हम समझ जाते हैं कि इसने प्रॉपर जो है सही सीनियर के साथ काम किया है, इसे पता है, क्योंकि इनकम टैक्स हर किसी को आता है। हालांकि मार्केट तो सेल्स टैक्स की है, हर बंदे को सेल्स टैक्स में जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है उसको हर महीने अपनी रिटर्न भरवानी है। उससे पहले उसे इनवॉइसेस खरीदनी है, उससे पहले उसको बैंक की स्टेटमेंट बनानी है, परचेज सेल्स, ये हर दिन उसका कारोबार चल रहा होता है। तो उससे तो एक परमानेंट कंसल्टेंट चाहिए जो उसके रिटर्न हर महीने भरे। महीने कितना जल्दी जो तनख्वाहदार बंदे हैं उनको पता चल जाता होगा कितना जल्दी महीना गुजर जाता है, क्योंकि रेंट वाला भी खड़ा होता है, दूध वाला भी खड़ा होता है, ग्रोसरी घर में जो है मलिका जो बैठी हुई है वो भी आपसे पूछ रही होती है भाई तनख्वाह खत्म हो गई कहाँ, महीना कितना जल्दी गुजर जाता है। बिजली का बिल आ जाता है, ऐसे लगता है यार अभी मैंने पे किया था। मैं अभी फीस भर रहा था स्कूल की तो मैंने किया ये डबल क्यों आ गई, मैंने तो पिछले महीने भरी थी, फिर पता चला नहीं मेरे पिछले महीने नहीं भरी थी, उसको गुजरे 2 महीने हो गए। तो ऑनेस्टली ऐसा होता है, कैसे वक्त गुजर रहा है नहीं पता चल रहा। तो उसको बंदे को तो कंसल्टेंट की हर वक्त जरूरत है। इनकम टैक्स के लिए तो मैंने अमजद को कह दिया, चेतन को कह दिया, इसको कह दिया यार ये भर तो देना, आके बैठ गया 2 दिन में भर गया, फिर मैं 18 महीने गायब। इधर आपको मुसलसल एक्टिव रहना पड़ता है, क्लाइंट इधर है, फीस इधर है। और मैंने हाई कोर्ट्स में जितने केसेस देखे हैं वो ब्लैक लिस्टेड इनवॉइसेस, परचेज इनवॉइसेस, 73 की वायोलेशन, ये फर्दर टैक्स, ये वो सारे हाई कोर्ट से वही आ रहे होते हैं सेल्स टैक्स के। मेरे 1 साल के टेन्योर में, अब 1 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया, 13-14 मंथ्स हो गए कराची में आए हुए, बिलीव करें 95% केसेस, ये भी कम है लेकिन मैं कंजर्वेटिव होकर बता रहा हूँ, 95% केसेस जो है वो सेल्स टैक्स के आ रहे हैं हाई कोर्ट्स के। इनकम टैक्स का तो है ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर सैलरीड क्लास है, आम इंडिविजुअल है। सेल्स टैक्स आपका क्लाइंट है जिसको समझने के लिए आपको ये करना चाहिए, ठीक है। तो अब 3(1)(a) के अंदर जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसको अगर आप देंगे तो ये अच्छा, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, फर्दर टैक्स की क्यों लगना चाहिए। बोर्ड लर्निंग का ये सही है या मोनोलॉग हो, क्योंकि आप बोल नहीं रहे हो तो मुझे भी मजा नहीं आ रहा। मैं मोनोलॉग रखूं, शुरू करूं, एंड करके निकल जाऊं पतली गली से। डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक बिल्कुल सही जवाब आया है, एग्रीड। और हाँ वो तो डॉक्यूमेंटेशन उसके अंदर आ गया ना। देखो, एक रजिस्टर्ड बंदा है वो हर महीने रिटर्न फाइल कर रहा है, एक अनरजिस्टर्ड है, ही इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, लेकिन वो मजे कर रहा है, उसको भी 18 पे मिल रहा है, रजिस्टर्ड वाले को भी। तो रजिस्टर्ड वाला कहेगा यार मुझे क्या फायदा है, मैं क्यों रजिस्टर्ड हूं, मैं क्यों ऑडिट कराऊं हर साल, मैं क्यों रिटर्न भरूं, रिकॉर्ड मेंटेन करूं, कंसल्टेंट कभी किसी महीने ना फाइल हो तो 1000 पेनल्टी का नोटिस आ जाए। तो उन दोनों के दरमियान फर्क तो होना चाहिए ना, फाइलर और नॉन फाइलर का जैसे फर्क है तो इधर भी होना चाहिए। तो उनको थोड़ा पिनलाइज करने के लिए ये फर्दर टैक्स लगाया जाता है। अब एक दफा एक नोटिस आया जिसमें एक बंदे ने कहा कि ऑफिसर ने कहा कि जी आपकी जो सप्लाईज है वो मेडिसिन की, पिछले साल का नोटिस था जब मेडिसिन बिल्कुल एग्जाम थी, अब भी बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने नोटिस दिया कि आपकी ये एग्जाम सप्लाईज है, उस पे तो चलो ठीक है आपने सेल्स टैक्स नहीं दिया मानते, लेकिन चूंकि आपने अनरजिस्टर्ड को सप्लाईज की है तो इसलिए मैं फर्दर टैक्स लगाऊंगा, वो तो एग्जाम नहीं है ना। क्या ये बात उसकी ठीक है या नहीं है। इनकम टैक्स से ये मुख्तलिफ है ना, इधर प्रैक्टिकल चीजें आ रही है ना सामने, उधर ये किस्सा कहानी नहीं है, इधर बार बार पूछगछ हो रही है। कौन सा सवाल मैंने किया, किससे पूछवा ली, तू पूछो, चुप बैठो, बोलो।
उर्दू में बात करो ना, मुझे सिंधी नहीं आती। है ही सेल्स टैक्स का काम, इनकम टैक्स तो रिटर्न भर दो सर। कितने बंदों को इनकम टैक्स का रिटर्न भरने पे नोटिस आया हो कि आपने भर दिया है, मैं नोटिस भेज रहा हूं, लेकिन सेल्स टैक्स का रिटर्न भरो आपके लिए मुसीबत। ये फिलहाल से परचेजेस की, इसका बैंकिंग प्रूफ ले आए, ये आपने ब्लैक लिस्टेड से की, ये तो आपको इनपुट जो है नहीं मिलना चाहिए था, आपने ले लिया। हाँ एग्जैक्टली, FIR भी हो जाती है। 2 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो मैं कर चुका हूँ, और 2 में मेरे साथ कंटेम्प भी हो चुका है कि इसको खोल क्यों नहीं रहे, हाई कोर्ट में चल रहे। बहरहाल वो अलग से चीज है। हम क्या बात कर रहे थे अली? नहीं ये तो बात नहीं थी, क्या थी बात? ये तो बात नहीं थी, कौन बताएगा? यानी आप इधर ही गुम हो गए, ये बात थी, भूल गए। यानी इतना आपने सेल्स टैक्स को धक्का देके उसको गेड़ बना दिया है, वो रो रहा है कि जिसके बारे में बात हो रही है तो इवन आपको याद भी नहीं है कि इसके बारे में भी तस्करा हो रहा है, महफिल में इसका भी कोई तस्करा हो रहा है। ये इतना आसान लॉ है, लेकिन चूंकि हमने इसको गेर बनाया हुआ है और गेर से मोहब्बत नहीं होती, तो फिर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस कम कर गया है, इसलिए हमें याद ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। हर बंदा ऐसे लगता है FBR है ही इनकम टैक्स, FBR इनकम टैक्स नहीं है। FBR जितने चापे, ये POS क्या है, ये इनवॉइस वेरिफिकेशन क्या है, ये परचेजेस क्या है, ये सेल्स है। कभी आप किसी दुकानदार के पास गए, पूछे आप इनकम टैक्स भरते हो? नहीं, नहीं कहते हो ना, लेकिन सेल्स टैक्स का पूछते हो, बैरिस्टर भी पूछता है, वो भाई सेल्स टैक्स मेरा कहाँ गया? क्योंकि सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स होता है आपका अपना टैक्स, उसके बारे में दूसरा सवाल नहीं पूछ सकता। भाई मेरी इनकम है, मैं भरू ना बनू, मैं और मेरा खुदा जाने। अरे लोगो, तुम्हारा क्या? हाँ, ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये आपकी और मेरी जेब से जाता है, कंज्यूमर की जेब से जाता है। इसलिए ये मेरा टैक्स है, मुझे ये लाजमी पता होना चाहिए कि मुझसे जो टैक्स कलेक्ट किया गया है वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा हुआ भी है या नहीं हुआ है। ये टैक्स जमा नहीं होता तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, मजबूरन इनकम टैक्स के रेट्स बढ़ा देती है कि सेल्स टैक्स तो आएगा नहीं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर के हाथ में है। तो टैक्सेस सैलरी पे बढ़ाते जाओ, ट्रांसपोर्टेशन पे बढ़ाते जाओ, पेट्रोल पे बढ़ाते जाओ, सब पे बढ़ाते जाओ, क्योंकि सेल्स टैक्स नहीं आ रहा। तो ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ इसको समझे, बल्कि आगे इसको प्रोपेगेट भी करें, लोगों को पता तो चले ये सेल्स टैक्स है क्या, और आप लोगों को तो पता होना ही चाहिए। ठीक है। अब एग्जाम सप्लाईज पे मुझे नोटिस आता है कि जी आपने, ठीक है, मेडिसिन सप्लाई कर दी, मैं मानता हूं, आलू प्याज जो है वो दे दिए, लेकिन आलू प्याज अनरजिस्टर्ड को दे दिए, या मेडिसिन एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ था वो अनरजिस्टर्ड था, तो फर्दर टैक्स तो देगा, वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड था, तो उसका जवाब क्या होना चाहिए? हाँ, वो अनरजिस्टर्ड की मैं बात कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटर बट अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर बट अनरजिस्टर्ड होलसेलर, रिटेलर बट अनरजिस्टर्ड होलसेलर को उसने सप्लाईज कर दी मैन्युफैक्चरर ने। तो ऑफिसर ने कहा कि आपने चार्ज किया, एग्जाम मान रहा हूं कि कोई टैक्स नहीं, एग्जाम का मतलब कोई टैक्स नहीं है, लेकिन फर्दर टैक्स आपने क्यों नहीं चार्ज किया? वो तो अनरजिस्टर्ड था ना, आपने रजिस्टर्ड को देते तो मैं मान लेता। क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन क्यों? जबरदस्त।
वेल डन। क्यों? हाँ, बेहतरीन। क्यों? सेम यही। चेतन तू बता, अब तू बता, तुझे आजादी है। सबका यही व्यू है, कोई डिफरेंट, कोई बेंच में कोई बंदा नहीं है जो डिफर करे। अगर लॉ उसको परमिशन देता है कि आप अनरजिस्टर्ड को भी सेल कर सकते हैं और आप फिर भी एग्जम्प्ट है, तो फिर आपको सेल करना फर्दर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर वो उसको परमिट नहीं करता कि आपको तो एग्जम्प्ट है लेकिन आप किसी और को सेल करेंगे तो फर्दर टैक्स लगेगा। कोई बेंचेस के अगेंस्ट नहीं। डिफरेंस नोट क्या आखिर में देते हैं कि मैं इससे एग्री नहीं करता, मेजॉरिटी। चलो मैं पढ़ के बताऊंगा। ओ छोड़ो भाई, दुक्के ना मारो। देखो, मैं आप सबसे इख्तिलाफ कर रहा हूं, तुम बता दो क्यों इख्तिलाफ कर रहा हूं। ओ भाई, जिस पूरी ट्रांजैक्शंस पे टैक्स ही नहीं है, जब पूरी उस स्कीम में वो कमोडिटी, वो गुड्स, उस पे एग्जेम्पशन है, तो उस पे फर्दर टैक्स क्यों? जिसके ऊपर टैक्स ही नहीं है उससे फर्दर टैक्स क्यों? ये ऑफिसर को भी समझ में नहीं आ रही कि भाई अगर उस पे 18%, 1%, 2% रेट जो भी हो, अगर टैक्स होगा तो फर्दर टैक्स ना, टैक्स से एक स्टेप आगे फर्दर टैक्स। अब एग्जाम्पशन इधर रुक जाती है तो फर्दर एग्जाम्पशन ही होता सकती है, फर्दर टैक्स तो नहीं हो सकता। एग्जाम्पशन जब अनरजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड हो, जब गवर्नमेंट ने कहा कि एक ऐसा आइटम है जिसको मैं पूरे सेल्स टैक्स एक्ट की रेजीम में टैक्सेबल मानता ही नहीं हूं, जब वो टैक्सेबल ही नहीं है तो सेल्स टैक्स के अंदर जितने भी चीजें हैं वो उसके ऊपर नहीं लगेंगी, तो कोई भी प्रोविजन तब मेरे ऊपर लगेगा जब मुझे पहले उसको इंपोज करना हो। तो इस चूंकि ट्रांजैक्शन में मेडिसिन पे टैक्स सिरे से ही नहीं है, तो मैं अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड की डेफिनेशन में क्यों पड़ा हुआ हूं? इवन एग्जाम सप्लाईज करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर को भी रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, अगला बंदा क्या हो। एग्जाम के लिए ये बेनिफिट है कि अगर वो अपनी मर्जी से रजिस्टर्ड होना चाहे, क्योंकि इंपोर्ट के लिए चाहे एग्जाम हो या कुछ भी हो, इंपोर्ट का लाइसेंस चाहिए, और इंपोर्ट के लाइसेंस के लिए लाजमी शर्त है कि सेल्स टैक्स चाहिए। अब उस बंदे को बाकी कोई प्रोविजंस नहीं लगते, लेकिन कस्टम्स की रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए सेल्स टैक्स चाहिए, तो उसने सेल्स टैक्स मजबूरी में लिया हुआ है रजिस्ट्रेशन पर्पज के लिए। ठीक है कि एक लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, लेकिन उसी लॉ के अंदर वो कहता है तू अपनी रिटर्न भर 000 दिखा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिटर्न भरनी है, लेकिन जो तू सप्लाईज देगा आगे उस पर मैं सेल्स टैक्स तुमसे चार्ज नहीं करूंगा। तो फिर वो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड को अगर दे रहा है, खुद में अपनी मजबूरी से रजिस्ट्रेशन लिया है भाई, ना लेता, अगले को क्यों सजा दे रहा हूं? समझ गए? तो टैक्स वहां लगेगा जहां पे आपकी टैक्सेबिलिटी हो। अगर एक बंदा टैक्सेबिलिटी में ही नहीं आता तो फिर तो फर्दर टैक्स, फर्दर का लफ्ज किसके साथ जुड़ा हुआ है? अगला लफ्ज क्या है? तो वो टैक्सेबिलिटी नहीं है तो फर्दर टैक्स क्यों लगेगा? फाइन ही नहीं है तो फर्दर फाइन कैसे लगेगा? समझ में आ रही है बात कि भाई 25,000 मैंने फाइन लगा लिया, लेकिन तू क्या गुस्ताखी की है तो 5,000 फर्दर फाइन लगा रहा हूं, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि तुमने कोई गुस्ताखी नहीं की, जा रहा हूं, लेकिन फर्दर फाइन की तो मैंने एग्जाम्पशन नहीं दी है, वो पे कर दो। ऐसे हो सकता है? मैं आपके कोर्स के, क्योंकि मैं भी वकील का बेटा हूँ, बैरिस्टर का भाई हूँ, खुद वकील हूँ, सीएसएस से पहले शहदाद कोर्ट का वो बार का मैं रुकन था,
रिजल्ट आ गया तो ऐसे भागा जैसे, मिसाल नहीं देता, तो भाग गया, क्योंकि मुझे हमारे पूरे खानदान में बसा हुआ था, ये भी अलीम भी हमारे फैमिली का है, एक ही जगह से है और बल्कि कजिन है, तो इसे पता है कि हमारी फैमिली में लॉ भरा हुआ है फूट फूट के। और मेरे वालिद साहब पहले शख्स थे इसमें जो जिन्होंने वकालत की, बड़े मुश्किल हालात। बहरहाल फर्दर टैक्स समझ में आ गया, सेल्स टैक्स भी समझ में आ गया। अब चलते हैं वीएटी पे। वीएटी है क्या? सो आसान है, हर जगह होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। ये ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में सेल्स टैक्स को वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। अब सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स का मुझे कोई फर्क बताना चाहे बता दे, ये नया कंसेप्ट है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आप धड़ाधड़ बता दोगे। जी, क्या नाम है शाह साहब? सैयद हारिस अली शाह। आगे भी है कि? ऑनलाइन कोई बताएगा वैल्यू एडेड टैक्स क्या है? जी, ऑनलाइन वाले मजे से बैठे हुए हो। कोई बोल रहा है? लिखी दे। नहीं है, बिल्कुल आधा सच बताया, आधा सच आप बता दो। क्या नाम है आपका? इंदर। कहां से हो? थरपारकर से। हाँ बताओ। नहीं है, नहीं है, कोई मसला नहीं है। आने चितन तुम बताओ। सही, सही है। अगर वो जो परचेज मैंने 100 रुपए की की है, आगे मेरे 150 में बेची है, तो 100 रुपए का जो टैक्स था वो मैंने दे दिया 18%। अब रिमेनिंग जो वैल्यू एडिशन हुई है 50 रुपए, उसका टैक्स देना बाकी है, तो वो हमारा वैल्यू एडिशन है। बिल्कुल सही है, समझ में आ गई? एक्सप्लेन करूं? वीएटी, वैल्यू ए एडेड, किसी भी चीज के अंदर आपने कोई वैल्यू ऐड कर दिया, उसका अमाउंट बढ़ा दिया, उसमें अपना नफा शामिल कर दिया, नौकरों की दुकान पे मुलाजिम रखे उनकी तनख्वाहें शामिल कर दी, उसके अंदर एक्सपेंसेस आपके इलेक्ट्रिसिटी के ये हो रहे हैं, वो मार्केटिंग पे आपने खर्चा कर दिया, तो आप क्या करते हो कि कोई भी चीज जिस वैल्यू पे खरीदते हो उस वैल्यू पे बेचते नहीं हो। अब गवर्नमेंट कहते हैं कि आपने उतना टैक्स देना है जितना वैल्यू उसकी ओरिजिनल प्राइस पे आप ऐड कर रहे हो, ताकि बर्डन मैन्युफैक्चरर से शिफ्ट होके उतना जाए जितनी अगले की औकात तो नहीं, वो सकत है। ठीक है, कि अगर मैं कहूं कि मैन्युफैक्चरर पे कोई टैक्स नहीं होगा, सारा का सारा रिटेलर टैक्स देगा, तो वो सरवाइव कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि जो गुड्स, फॉर एग्जांपल हम शुरू करते हैं कि एक फैक्ट्री लगी हुई है वाटर कूलर बनाने की, सीमेंट की। अब उस फैक्ट्री लगाने के बाद वो सबसे पहले क्या करता है कि अपने रॉ मटेरियल, जिप्सम हो गया, बाकी चीजें, केमिकल्स हो गए, इवन मशीनरी हो गई, सारी चीजें इकट्ठी करता है, लेबर वगैरह इकट्ठे करता है, और ये चीजें बाय करके उससे क्लिंकर के बाद सीमेंट बनाता है। फिर उसको पैक करना है, उसके लिए पैकिंग मटेरियल बाय करता है, जो बोरे होते हैं उसके अंदर पैक करता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टर को देता है और आगे जाता है। तो अब जितनी वो परचेजेस करेगा इंपोर्टर से या दूसरे मैन्युफैक्चरर से रॉ मटेरियल लेने के लिए, तो ये बेसिक की लिए उस वक्त अपना सेल्स टैक्स उतना दे देगा जितनी परचेजेस उसकी वैल्यू है। अभी बाकी कुछ भी नहीं करेगा, उतना ही इससे सेल्स टैक्स लिया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि आपने अभी परचेजेस की है लेकिन ये सारा का सारा सेल कर दोगे इसलिए मुझे पूरे पे सेल्स टैक्स दे दो, ये नहीं करेंगे। उसने जितनी परचेजेस की है फिलहाल उतनी परचेजेस की हद तक
उससे सेल्स टैक्स चार्ज होता है, और वो अपने इस सेल्स टैक्स का हिसाब रखता है, उसकी इनवॉइस लेके अपने पास रख लेता है कि इतना तो मैंने सेल्स टैक्स परचेजेस के ऊपर दे दिया। अब जब ये चीजें बन गई, पैकिंग मटेरियल वाले ने भी इससे सेल्स टैक्स चार्ज किया, ये सारी चीजें बन गई, तो अब वो एक चीज एग्जांपल देते हैं कि 2000 की बन गई, ठीक है। अब 2000 के ऊपर वो उतना बाकी सेल्स टैक्स देगा जितना उसने अपने रॉ मटेरियल के वैल्यू में एडिशन की, अपना प्रॉफिट रखा, बिल रखा, जो भी रखा, उसने रॉ मटेरियल लिया था 2000 की है तो 1000 रुपए का, ठीक है। उसमें अब और क्या ऐड कर दिया, 1000 और, ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें खर्चा आ गया। तो अब हम उससे 2000 पे टैक्स नहीं लेंगे, उसको कितने पे टैक्स लेंगे, 1000 पे। लेकिन शर्त है उसके लिए कि उसके पास वो सारी रसीदें होनी चाहिए कि पिछले 1000 पे उस बंदे ने, जिसने इसको चीजें बेची है, उसने इससे सेल्स टैक्स लेके जमा कराया, ठीक है। जमा कराने पे बाद में आते वो तो जमा नहीं होता, लेकिन उसने उस 1000 की रसीदें उसके पास मौजूद हैं कि मैं ये 18% दे रहा हूं। तो अब क्या हुआ कि पहले स्टेज पे इंपोर्टर पे सेल्स टैक्स लग गया, जब वो इंपोर्ट कर रहा था कस्टम में, उस वक्त उसने बर्डन भरा। उसके बाद वो मैन्युफैक्चरर पे जब आया तो मैन्युफैक्चरर ने, हो सकता है उसने 1000 रुपया नहीं, वो 1000 वाली चीज में 100 रुपए ऐड किया हो, तो वो 1100 पे टैक्स नहीं देगा। कितने पे देगा, 100 रुपए पे देगा, क्योंकि 1000 पे तो ये वैल्यू। अब वो आ गई 1100 वाली चीज किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर ने 1100 की लेके उसको 50 रुपए अपना प्रॉफिट मार्जिन और गोदाम जो उसने लिया हुआ है उसका किराया, उसके बिल, उसके मुलाजिम 2-3 होंगे, उसने कहा मैं 1100 वाली चीज 1100 में तो नहीं बेचूंगा, 1200 में बेचूंगा या 1250 में बेचूंगा या 1150 में बेचता हूँ, 50 मेरे लिए काफी है, इतनी ज्यादा बिक रही है, 50 में मेरा। तो अब वो कितने पे टैक्स देगा, 1150 पे देगा, नहीं, वो 50 पे देगा। अब आखिर में आ जाती है रिटेलर स्टेज पे, कि उसने रिटेलर को दे दी होलसेलर ने। रिटेलर क्या करता है कि वो तो कस्टमर को पकड़ के मारता है, आपने देखा होगा, सबसे महंगा माल रिटेलर बेचता है। वो कहता है मैं 1150 वाली 1350 में बेचूंगा, तो अब वो कितना टैक्स देगा, 200, 1350 पे। तो हर स्टेज पे जो टैक्स लगता है और हर बंदा अपने अपने हिस्से का बर्डन शेयर करता है, इसको दुनिया वाले वीएटी कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। और हमने उसकी सत्यानाश करके उसका नाम रखा है सेल्स टैक्स, कि जो कुछ देगा वो मैन्युफैक्चरर देगा। सीमेंट की हर एक बोरी पे पूरा का पूरा अमाउंट मैन्युफैक्चरर देता है। इंपोर्ट स्टेज की हर एडिशन का अमाउंट इंपोर्टर देता है। हमने वैल्यू एडेड टैक्स को इस, अब बैठे हुए क्या कहूं मैं, इतना जबरदस्त उसके साथ किया है कि वो न हंस सकता है न रो सकता है। तो वीएटी खत्म हो गया। अब हमने कहा कि वीएटी का कुछ तो होना चाहिए ना, तो इंपोर्टर को कहा गया कि भाई जो तुम इंपोर्ट करोगे ना, वैल्यू 1 लाख की इंपोर्ट की है ना, हम समझते हैं कि तू इसमें 3% तो मुनाफा जरूर रखेगा, तो पहले से ही 3% टैक्स हमें इंपोर्ट स्टेज पे कस्टम वालों को दे दे, वो बैंक में जमा करा देंगे। हम उसको ये भी एतबार नहीं करते कि अगले महीने जब ये बिकेंगे सामान, क्योंकि सेल्स टैक्स किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर। इंपोर्ट्स तो उसकी परचेजेस है ना, जब बिकेंगे, हो सकता है मैंने 50 करोड़ का माल मंगाया हो, 1 महीने में 50 करोड़ नहीं 20 करोड़ बिके, 30 करोड़ मेरा पक्का पड़ा हुआ है, तो मैन्युफैक्चरर को तो ये फैसिलिटी है कि वो 50 करोड़ में से 20 बेचा है तो 20 करोड़ पे देता है टैक्स। लेकिन इंपोर्टर के लिए ये फैसिलिटी नहीं है, उसे कहता है तू भाग जाएगा, तुझे कहां से पकड़ेंगे।
तुझे अभी तो ये कस्टम में माल पड़ा हुआ है, जो टैक्स मांगेंगे तू दे देगा, वरना तो कस्टम वाले तुम्हें कंटेनर नहीं देंगे, मार्केट से तुम आउट हो जाओगे। जिन लोगों को पता है जुड़िया बाजार में तो चलता ही एक एक घंटे का हिसाब है कि भाई माल पहुंचा तो ठीक है, वरना मैं अगले के पास जाता हूँ। तो उससे तो रिश्वत दे के भी कंटेनर क्लियर कराना होता है, तो उसको कहा जाता है तू भाग जाएगा, तू रिटर्न भरने तक इंतजार नहीं करेंगे। इंपोर्ट स्टेज पे अपना 18% भी दे, और 3% जो हर बंदे ने देना है अपना 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 100 रुपए के ऊपर, वो भी तू दे दे, उनसे ले लेना जा। तो इसको कहते हैं, नहीं इसको कुछ और कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा? आपको आ रहा है क्या? क्या क्या? एग्जैक्टली। टैक्स की तो डेफिनेशन हमने पढ़ी है। हाँ, फॉर्म ऑफ सेल्स टैक्स हो गया, आपको सेल पॉइंट पे चार्ज किया जाता है, कैन बी इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। तो वो अच्छा इंक्लूसिव तो ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर को करना पड़ता है। एक्सक्लूसिव जो चार्ज करते हैं वो तो हमारी टेप से जाता है, तो वो कैसे हम कहें कि वो अच्छा, हमने चीजों को देखा नहीं, किसी के पास कोई चीज है जिसपे लिखा हुआ हो, पानी की बोतल वगैरह? अच्छा, ऐसा है कि इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स और एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपसे सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया। बेटा इसको उठाओ, जबरदस्त सवाल किया, तो मार्कर मुझे दो। अच्छा, इस तरह सवाल आएंगे तो आप लॉ समझोगे। प्रैक्टिकली जब तक चीजें नहीं पूछोगे, लॉ पढ़ना आसान है। इसको थोड़ा सा कम करो, ये उधर उनको आएगा, उन लोगों को थोड़ी लाइट चला दो ना। देखो, एक पानी की बोतल है, बॉटल नेस्ले की आपने ली, उसके ऊपर लिखा हुआ है 100 रुपए, यहां लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। ठीक है। दूसरा, आपने एक और बोतल ले ली अक्वाफीना की, उसके ऊपर लिखा हुआ है 87 एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, प्लस इधर लिखा होगा इसके साथ, आप देख लेना, 13 रुपए सेल्स टैक्स। ये कितने हो गए? 100। इसमें और इसमें क्या फर्क है? अलीम, तुम्हें बात समझ में आ गई? जी, ये ब्रेकअप है। उसने सेल्स टैक्स, इधर जो है उन्होंने कहा होटलों में, ये तो मैंने समझाने के लिए मिसाल दी है। बहुत सारे होटल्स में जाएंगे ना, जो बड़े बड़े होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, वो कभी भी सेल्स टैक्स को इंक्लूसिव नहीं दिखाते। ये जो छोटे चोर होते हैं ना, जो कहते हैं भाई मैंने आपसे कहां सेल्स टैक्स चार्ज किया, ये लिखा हुआ है, लेकिन ये लोग लिखते हैं कि टैक्स पेयर को पता हो कि उससे कितना टैक्स चार्ज किया जा रहा है, ताकि वो सवाल करे। ये अक्वाफीना ये भी लिख सकता था 100 रुपए इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। बात एक ही है। एक का ब्रेकअप है, दूसरे का ब्रेकअप नहीं है। हम 10 बहन भाई हैं, अख्तर आखिरी है 10वां नंबर पे, बैरिस्टर। मैं ये भी लिख सकता हूं, उसमें लिख सकता हूं इंक्लूसिव ऑफ सिस्टर्स। ये भी लिख सकता हूं कि 7 ब्रदर्स 3 सिस्टर्स। इन दोनों में फर्क क्या है? यहां लिख दूं 7 ब्रदर्स एक्सक्लूसिव ऑफ 7 सिबलिंग एक्सक्लूसिव ऑफ सिस्टर्स। तो अब मैं 10 समझ के समझ जाऊंगा कि ये टोटल 10 है, 7 लिखा है, इसका मतलब है 3 बहनें। समझ में आ गया? तो सेल्स टैक्स आपको दोनों सूरतों में चार्ज किया जाता है,
और गवर्नमेंट ने, हालांकि सेल्स टैक्स एक्ट ने मना किया है कि आप कभी भी इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स नहीं लिखोगे। आप जो भी इनवॉइस दोगे उसके अंदर वाजे तौर पे लिखा होना चाहिए उसका ब्रेकअप। आप इम्तियाज की अगर उस पे जाओगे ना आउटलेट पे, वो आपको देगा, आपको लिखेगा टोटल 1200 रुपए, उसका नीचे फिर लिखा होगा कि 1200 में से फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूं 1000 रुपए वैल्यू, 200 रुपए सेल्स टैक्स, फिर वही 1200 लिखा होगा। वो पहले ऊपर 1200 लिखता है, फिर उसका केएफसी में मैंने देखा है पहले टोटल अमाउंट लिखता है, फिर उसका आपको सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं आपसे सेल्स टैक्स भी चार्ज कर रहा हूं, सेल्स टैक्स लिखते हैं। यानी सारा जुल्म केएफसी नहीं कर रहा, आपके ऊपर आधे से ज्यादा जुल्म गवर्नमेंट कर रही है, इसलिए वो दिखाते हैं कि भाई मेरे बर्गर की वैल्यू 1000 है, ये तुम जो 1200 मुझे दे रहे हो, 200 वो कसूर है जो मैंने किया भी नहीं है। गॉट इट? इसमें अगर किसी को शक हुआ ना, फिर उसकी केयर नहीं है। इतना आसान, इससे ज्यादा मैं आसानी नहीं कर सकता। नीचे ले आओ बेटा, ये तुम्हारा एसी ट्रिप हो रहा है यार। इसको मैं आज इधर से फेंकू ना एसी को नीचे। नया लगवा लो यार इधर पे। नेक्स्ट वीक ये नहीं होना चाहिए, कल आखिरी दिन है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, ये आपने इनकम टैक्स में भी बहुत पढ़ा होगा। ये अमित साहब हर चीज दोनों उसमें डाल देते, ये अमित साहब की मेहनत है। आगे नहीं मूव हो रहा, आ जाओ बेटा। और सवाल हो तब तक पूछ ले। थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ रही है या नहीं आ रही? अगर नहीं आई ना तो मेरा फिर इतने गुलिस्तान जोर से आना वो जाया हो जाएगा, अगली क्लास में मैं नहीं आऊंगा। लेकिन आगे आगे पूरे महीने का कोर्स है। अच्छा, इसमें हम सीखेंगे। अच्छा, आपको जो ऑडिट का हो गया उसमें से कोई क्वेश्चन ना समझ में आया पूछे, तब तक हम वो सीख लेते। जो 2 दिन ऑडिट के थे पिछला वीक, उसमें क्या समझ में नहीं आया? ये दरवाजा खोल दो ना। हाँ, अकाउंट, ऑडिट एंड अकाउंट्स, कोई कंसेप्ट ना समझ में आया हो, मैं एक्सप्लेन कर दूं। नहीं, मुझे पता चला कि थोड़े से 1-2 टॉपिक रह गए यहाँ। तो फिर 2 क्लासेस ऐड कर देते हैं अगर सबकी रिक्वायरमेंट हो तो। ठीक है, ये कंसल्टेंट, सॉरी बट कंसल्टेंट अगर आपने बनना है ना, तो मेरे ख्याल में लेजर और ये वो पेपर्स के लिए होता है, ये कंसल्टेंसी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऑनेस्टली मेरी। हाँ हाँ, वो ऐसे है कि उनसे क्या करते हैं आजकल, एक्सेल की शीटें आ गई है भाई, परचेजेस की डिटेल्स दे दो और सेल्स की डिटेल्स दे दो, उसमें दोनों सूरतें आ जाती है। वो लेजर वाला कंसेप्ट कि मैंने इससे इतने लिए, वो सारी एक्सेल शीट्स में आ रही है। आप एक्सेल शीट एक शीट खोले, उसके अंदर परचेजेस लिखते जाए, दूसरे पे सेल्स लिखते जाए। लेकिन अगर बुक कीपिंग की रिक्वायरमेंट आप कह रहे हो कि मुझे करनी है, तो इसमें 2 लेक्चर्स रख लेते, कोई इशू नहीं। तो अगला फिर वीक जो है, कल और कल मेरा सेल्स टैक्स का ही है, तो मैं आपको वो लेजर पे दे दूं, सब अगर एग्री करें, क्योंकि सिर्फ वजी की बात मैं नहीं मानूंगा, पूरी क्लास का यूनानिमस या मेजोरिटी डिसीजन होना चाहिए। सोच लो। या तो हाँ, या तो ये है कि हम इसके लिए आपको 1 घंटा पहले बुला लें, 5:30 बजे बुला लें कि सैटरडे संडे को 1-1 घंटा आए, हम पहले ऑडिट को करें, सेल्स टैक्स की क्लासेस कंटिन्यू होती रहे। ये हो सकता है, मैं थोड़ा सा आपके लिए आधा घंटा पहले आ जाऊंगा, लेकिन ये आप आपस में डिसीजन करें, अभी जरूरी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ये इनकम टैक्स में पढ़ दिया होगा आपने, है ना? ये भी पढ़ लिया होगा।
ये भी पढ़ लिया होगा। अच्छा, इस पे आ जाते। ये वैसे बैरिस्टर ने बहुत एक्सप्लेन तो किया है। वो 4 प्रोविंसेस का जिक्र करते हैं। इस्लामाबाद का जिक्र उन्हें करना चाहिए कि सर्विसेज इस्लामाबाद में भी तो होती है ना, तो वो कहाँ जाती है? क्या जाती है? ये तो ये पीआरए है, एसआरबी है, केपीआरए है, बीआरए है। वो कहाँ जाता है इस्लामाबाद वाला टैक्स? केएसटी अथॉरिटी के पास, एफबीआर के पास। वो उसी रिटर्न में बनता है जो सेल्स टैक्स का रिटर्न होता है। तो इस्लामाबाद के अंदर जितनी सर्विसेज है, मैरियट है उधर, तो वो वहां अपना टैक्स अपने सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर जो है वो भर देता है। तो अब इनका बैकग्राउंड क्या क्या है? सबसे पहले सिंध ने शुरुआत की 18 अमेंडमेंट के बाद कि उन्होंने 2011 में एक्ट बना लिया, और एसआरबी के नाम से वो जो सब ये कह रहे थे कि ये नाकाम हो जाएगा, लेकिन वो भी ध्यान थे। एसी अब जबरदस्त, दरवाजा खुला है तो एसी चलना शुरू हो गया, कभी ट्रिप कर जाता है। तो इन्होंने कहा, लेकिन 2 इतने अच्छे ऑफिसर्स ने उसको बनाया। एक मुमताज शेख जो इनकम टैक्स का रिटायर्ड मेंबर था, और एक कस्टम्स का काजमी साहब जो अभी भी उधर मेंबर है। हालांकि 85 साल से ज्यादा उसकी उम्र हो गई है, लेकिन वो मेंबर कस्टम रिटायर्ड थे, ये मेंबर इनकम टैक्स रिटायर्ड थे। इन दोनों ने मिलके सिंध गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि हम एसआरबी बनाएंगे, एफबीआर के ऑफिसर्स हम अच्छी सैलरीज पे हायर करेंगे, जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स आएंगे हम आपको इसको चला के दिखा देंगे, फिर अगले साल हायरिंग करेंगे। तो उन्होंने पहले साल ही अपना टारगेट रखा था 10 बिलियन। तो वो कह रहे थे भाई 2 बिलियन भी नहीं उठा लेंगे, ये 10 बिलियन कहां से आता है? उन्होंने 16 बिलियन कर दिया 2011। तो पंजाब को ख्याल आया कि यार ये तो मजे का काम है, नहीं खामखा जो है, इस तरह तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, सूबे को डायरेक्ट पैसे आएंगे, मरकज से लेने पड़ते। तो फिर उन्होंने 12 में बना लिया। एक जो आया पीआरए, उन्होंने भी कस्टम्स और इनकम टैक्स के बंदे हायर कर दिए एफबीआर के, कि भाई हमारे पास आओ, यहाँ रिटायर्ड बंदे उठा लिए। हमारे कुतुबुद्दीन नहीं, कुतुब पता नहीं, मोहम्मद कुतुब या कुतुब साहब थे, हम कुतुब साहब कहते हैं तो इसलिए पूरा नाम याद नहीं आ रहा। इफ्तिखार कुतुब, जिसने सेल्स टैक्स एक्ट बनाया है, इसका खालिक सेल्स टैक्स एक्ट का इफ्तिखार कुतुब साहब है। उनको हायर किया पीआरए के लिए कि जी आप आ जाए। वो उस वक्त कलेक्टर कस्टम्स थे, फिर मेरी तरह आईआरएस में आ गए। उनको कहा कि आप आ जाओ, सेल्स टैक्स के माहिर थे तो उन्हें चेयरमैन बना दिया। और इन्होंने, सिंध वालों ने, एसआरबी ने मेंबर तो दोनों कस्टम्स और इनकम टैक्स के हायर किए, लेकिन चेयरमैन उन्होंने पुलिस वाले को रखा। एक पुलिस का बंदा था, आईजी डीआईजी लेवल का, वो करीब था सीएम के। तो उन्होंने कहा कि यार चेयरमैन का वैसे भी क्या काम है, तो उन्होंने वहां से किया। लेकिन उस बंदे की ये खासियत थी, वो ऑनेस्ट बंदा था। सिंध गवर्नमेंट में नॉर्मली रेयर कमोडिटी थी। उसके बाद फिर इनको ख्याल आया केपीके वालों को। केपीके वालों ने लेकिन बहुत देर कर दी। हाँ, इनका इनका ये गलत लिखा है कि ये पीएसटी 12 नहीं है, ये 14 है, 13 है, 13। ये 22, सॉरी मुझसे गलती हो गई है, ये 13 है। फिर अगले साल नहीं बल्कि 14 है। इसको यार लिखो तो अभी उधर से पता चले जाएगा। तो ये 14 है, और आखिर में सबसे जो बना वो 15 में वो बलूचिस्तान था। बलूचिस्तान के लिए मुझसे राब्ता हुआ कि जी आप इसके मेंबर लगना चाहेंगे, किसी ने आपकी तारीफ की है, आप ये रहे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आप कितनी सैलरी देंगे? तो अच्छा खासा पैकेज था। उन्होंने कहा हमारी ये एडवर्टीजमेंट आई हुई है और यहाँ दे दे। उसमें शर्त थी कि बलूचिस्तान का डोमिसाइल होना चाहिए था, लेकिन वो भी उन्होंने वेव कर दी। बहरहाल बाद में फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, उन्होंने मुझसे राब्ता नहीं किया, वरना बलूचिस्तान का अथॉरिटी का मेचर इस वक्त पंजाब में मेरा ही बेचमेंट जावेद इकबाल जो है 28th कॉमन का इनकम टैक्स का, वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का चेयरमैन है।
तो इसमें 20 ग्रेड वाले रखते हैं और चेयरमैन, और बहुत जबरदस्त पोजीशन है। तो कभी मौका मिला यहाँ पे, अब कौन है मेमन साहब, कतरी क्या मेमन साहब है कोई, वो कस्टम्स के रिटायर्ड मेंबर है आजकल, वो चल रहे हैं। जब कोई और गवर्नमेंट एसआरबी में, हाँ नहीं पता ना तुम्हें, एसआरबी में मिस्री लादानी साहब को ऑफर हुई थी 2 दिन के लिए। तीसरे दिन उन्होंने उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं की, उसको खुद हटा दिया। 2 दिन का चार्ज था। फिर वो बीआरए वालों ने उन्हें बुला लिया, फिर बीआरए में भी वो सेटिस्फाई नहीं हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, बलूचिस्तान डोमिसाइल का होना चाहिए। अब उसमें बलूचिस्तान डोमिसाइल का है। बहरहाल ये सारे चल रहे हैं। इधर एसआर भी बन गया। इन तीनों के नाम एक ही है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, केपीके रेवेन्यू अथॉरिटी और बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी। ये सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज पे, और ये इतना टैक्स अच्छा कलेक्ट कर रहे हैं कि इन्होंने एफबीआर को कहा है, हालांकि है सारे हमारे, जैसे 28 का मन का सर्विंग, वो सारे मिलके कहते हैं कि जी आप ये एफबीआर को खत्म कर दें, ये हम प्रोविंसेस को दे दें, ये नाल लोग हैं। तो भाई आप उसी नाल इदारे से आए हो, मैं भी उधर जाऊंगा यही कहूंगा एफबीआर वाले नाल है, हम नहीं लायक है। अभी भी मोहसिन शाह जो सक्खर वाला है वो कमिश्नर उधर लगा है, हमीद मेमन आप जानते होंगे वो उधर मेंबर लगा हुआ, जिया अगरो मेरा बेचमेंट एसआरबी में मेंबर लगा, सारे बंदे वही, चेयरमैन तक कस्टम्स का है। लेकिन अब एफबीआर नाल हो गया। इस्लामाबाद का अलग कोई भी अथॉरिटी नहीं है, उन्होंने नाल एफबीआर, जो वो कह रहे हैं मेरे लिए तो बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हैं वो लोग हैं। उन्होंने अपना एक्ट नहीं लाया क्योंकि पहले से सेल्स टैक्स एक्ट था, उन्होंने ऑर्डिनेंस में ही गुजारा किया 2001। अच्छा, आप कहोगे कि इनके जो है वो 2001 में नहीं है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो पहले आ गई थी, तो पहले इन पे सेल्स टैक्स कौन चार्ज करता था और किस ऑर्डिनेंस के तहत होता था, और किस ऑर्डिनेंस के तहत? क्योंकि लॉ की बेकिंग होनी चाहिए ना। सर्विसेज पे तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फेडरेशन चार्ज नहीं कर सकता, तो क्यों एफबीआर इस पे कर रहा था और किस लॉ के तहत कर रहा था? वो तो सिर्फ आईसीटी के लिए था। फाइनेंस फेडरेशन तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अलावा किसी पे एक्सरसाइज कर ही नहीं सकती, कोई लॉ बना ही नहीं सकता। तो इन चारों ने इसे क्या किया था 2001 में? और सेल्स टैक्स कैसे कलेक्ट होता था? क्योंकि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज 2001 से है, मैंने भी सर्विस 2001 में ज्वाइन की थी, उस वक्त से है। होटल्स पे, रेस्टोरेंट्स पे, बैंकिंग्स पे, इंश्योरेंस पे, पोर्ट अथॉरिटीज पे, ये सारे के सारे पंजाब टैक्स ऑन सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2001, सिंध सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सबके ऑर्डिनेंसेस थे, उनकी प्रोविंशियल असेंबलीज ने पास किए हुए थे। उस लॉ के अंदर उन्होंने विदहोल्डिंग एजेंट, कलेक्टिंग एजेंट के पावर्स एफबीआर को दिए हुए थे ऑन शेयरिंग बेसिस, कि ये आप कलेक्ट करेंगे, कंसोलिडेटेड पूल में जाएगा, वहां एनएफसी अवार्ड के थ्रू ये हमें बाकी टैक्सेस की तरह, बाकी टैक्सेस भी, इनकम टैक्स भी प्रोविंसेस को जाता है और फेडरेशन को जाता है, ये आप हमें सर्टेन सर्विस ₹2 चार्जेस ले 2%, बाकी हमें वापस दे देंगे। लेकिन फेडरेशन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये कलेक्ट तो हम ये फलां सूबे की है, फलां सूबे, हम टीवी तो पूरे पाकिस्तान में देखी जाती है, अब ये कैसे पता चलेगा कि किसने कितना देखा? तो उसने, हम टीवी ने जितना टैक्स दिया तो मैं प्रोविंसेस में कैसे बांटू? बट सकता है, किसने कितने व्यूअर्स थे हो सकता है। अब मोबाइल तो हर जगह पे है, मुझे कैसे पता चलेगा? पंजाब, अगर मुझे इस्लामाबाद, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के नंबर हो रहा हूँ, पिछले 1 साल से तो मैं इधर हूँ, मैं तो यहाँ का बाशिंदा हूँ, तो फिर कैसे पता चलेगा कि मैं ये सेल्स टैक्स इधर जमा कराऊं? तो सर्विसेज में तो नहीं। अब बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, वो तो किसी भी पंजाब के एक बंदा, आधे से ज्यादा यहाँ पॉपुलेशन दूसरे प्रोविंसेस की है, वो यहाँ काम कर रहे होते, लेकिन उनको इंश्योरेंस भी अगर किसी को लेनी हो, बैंकिंग अकाउंट खोलना हो,
मोबाइल लेना हो तो इधर के लेंगे या वहां से भी लोग वो लेके आएंगे। तो फिर वो प्रोविंस तो उसके है, तो कहाँ टैक्स जमा हो। तो उन्होंने क्या किया, चालाकी की कि इसको एनएफसी का पार्ट बना दिया, और एनएफसी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के बेसिस पे जाता है। तो फिर सूबों को 18 अमेंडमेंट के थ्रू ये चीज करनी पड़ी कि हर बंदा अपना टैक्स कलेक्ट करे और अपने सूबे पे खर्च करे। ये अलग बात है कि कराची की सड़कों का हाल देख के लगता है कि कलेक्ट तो करते हैं, खर्च नहीं करते। हाँ खर्च करते हैं, लेकिन दुबई में जाके लांचों में भर के। ठीक है, तो इसमें कोई है कि अच्छा, ये मैंने फर्क बता दिया कि गुड्स के ऊपर इस चीज पे, इस पे इस कमरे के अंदर जितनी चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी एक गुड्स है, सबके ऊपर सेल्स टैक्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ फेडरेशन का हक है, एफबीआर का। हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और अगर मैं अपनी सर्विसेज को टैक्स करना चाहेगा तो वो प्रोविंस कर सकता है, लेकिन इनकम टैक्स के लिए ये नहीं है। इनकम टैक्स चाहे वो गार में भी छुपा हुआ हो, तोरा बोरा के अंदर भी हो, अगर वहां से इनकम जो है उसकी स्मगलिंग से भी जनरेट हो रही है, तो इनकम टैक्स कहता है पूरे पाकिस्तान के लिए टैक्स एक ही एफबीआर ही कलेक्ट कर सकता है। इसलिए हर बंदे को एफबीआर का पता है कि वो इनकम टैक्स ही करता है। ठीक है, अब सर्विसेज के लिए उसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये सिर्फ सूबे कर सकते। तो पहले 10 साल 2001 से लेके इन अपने ऑर्डिनेंस के थ्रू टैक्स लगाया, लेकिन किसी को जिम्मेदारी दे दी एफबीआर को कि आप कलेक्ट करोगे, और वो उसी सेल्स टैक्स रिटर्न का हिस्सा बनता था, अलग रिटर्न अब इसकी तरफ फाइल नहीं होते। अब तो अगर बैंक है ना, बैंक 5 रिटर्न फाइल करता है, क्योंकि हबीब बैंक इधर भी है, पंजाब में भी है, केपीके में भी है, बलूचिस्तान में भी है और इस्लामाबाद में भी है। तो पांचों के अलग अलग रिटर्न भरता है, जो अजाब है उनके लिए, और पांचों अगर नाराज हो जाए तो 5-5 नोटिस कि भाई रिकॉर्ड दो, रिकॉर्ड दो, रिकॉर्ड दो, रिकॉर्ड दो। सबसे बड़ा मसला आया टेली कम्युनिकेशन वालों का। उनको कहा गया, बैंक का तो फिर भी ये है ना कि बैंक के कहीं लोकेटेड है। अगर मैं अभी बैंक लाहौर ब्रांच जाऊंगा तो मुझे पता है ये लाहौर में ब्रांच है, लेकिन टेली कम्युनिकेशन में मोबाइल कहां से चला रहा हूं, 1 महीने के लिए मैं इस्लामाबाद चला गया या 1 दिन के लिए, तो मोबाइल तो मैंने वहां से यूज किया। तो फिर टैक्स कैसे पता चलेगा कि मैं किस सूबे का कितना हिस्सा बनता है? आप लोग बताओ कॉमन सेंस से इनको कैसे पता चलता है? अब तो 5 रिटर्न भरने पड़ते, मजबूरी है। टॉवर पे ये कॉल आप जो मिलाते हो ना, पहले ये टॉवर को जाके हिट करती है। ठीक है, यूफोन का टॉवर हो, ये हो गया, तो उस टॉवर से उनको पता चलता है ट्रैफिक से कि इस टॉवर से कितनी कॉल्स गुजरी है, उस प्रोविंस को उतनी कॉल्स का सेल्स टैक्स दिया जाता है। समझे चेतन? अब तेरी बोलती बंद है, पहले छोटे छोटे लॉज आ रहे थे तो तू बढ़ बढ़ के बोल रहा था, अब एसआरबी पीआरए आ गया तो तू फुल खामोश है। तो ये खूबसूरती है, इधर नए कंसेप्ट आएंगे, वो चीजें जो आपको आम कॉमन पार्लेंस में नहीं पता होती, लेकिन टेक्निकल चीजों को टेक्निकल बंदे जब उसको पढ़ाएंगे और बताएंगे तभी पता चलती है। ये कॉमन सेंस वाली तो है ही नहीं, ये तो नॉलेज है ना, टावर का होना ना होना। अगर आपको पता होगा कि टावर कोई एक चीज है जिसका एक फंक्शन है, तभी पता होगा ना। अगर मैं गधा गाड़ी वाले से पूछ लूं कि भाई बताओ, तो उसे तो नहीं पता होगा कि यार ये पहले कॉल कनेक्ट होती है फिर आगे जाती है दूसरे टावर पे जाती है। ऐसे तो नहीं होता ना, ट्रैफिक जा रही होता है ना। तो ये मोटरवेज की तरह जहां से ट्रैफिक गुजरेगी उतना पोर्शन उनको। एडवर्टीजमेंट के लिए अभी भी मसला आ रहा है, उसके लिए इन्होंने हल निकाला ओरिजिनेशन और कल्मिनेशन का, कि जहां से सर्विसेज ओरिजिनेट हो रही है वहां पे सेल्स टैक्स लगा दो। हम टीवी चूंकि कराची में है तो हम टीवी वाले सारा टैक्स एसआरबी को देते, समंदर की ये कराची में है
तो जितने भी शिपिंग चार्जेस के ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा सर्विसेज पे, वो सारा सिंध में जमा होगा। तो पंजाब ने इस पे इतराज किया कि भाई वो कंटेनर तो वहां से निकल रहा है, माल कहां पे आ रहा है? पीएसओ का कंटेनर पेट्रोल तो वहां से लेके आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन आ किधर से रहा है? मैं तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने एक्ट में लिखा कि सेल्स टैक्स विल बी चार्ज ऑन पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन। अब ओरिजिनेशन, एक बंदा कह रहा है मुझे 18% ओरिजिनेशन पे तो सेम सर्विसेज, और दूसरा बंदा कह रहा है कि मुझे डेस्टिनेशन पे दो। वो पागल हुआ है कि मैं अब 18 इधर दूं 18 उधर दूं, कमाऊंगा क्या 36%? अब प्रोविंसेस में झगड़ा चल रहा है कि मैं, वो कह रहा है मैं ओरिजिनेशन पे दूंगा, वो कह रहा है मैं डेस्टिनेशन पे दूंगा। फिर आया कि एक फ्रीलांसर है, वो तो कहीं भी डेस्टाइन नहीं है, वो तो कभी इधर है कभी उधर है कभी उधर है, ऑन नेट वो चल रहा है, तो वो कहाँ पे टैक्स दे? आप इंटरनेट की सर्विसेज दे रहे हो, उसका तो पता ही नहीं होता। क्लाउड्स बेस्ड है ना अब तो। पहले तो आप जो है मशीनें यहाँ पे रखते थे किसी जगह पे, अब तो क्लाउड बेस्ड आ गया है, सारा डेटा वहां सेव हो रहा है, वहां से फिर आ रहा है। इसका फायदा टीवी चैनल्स ने उठाया, जियो ने, एआरवाई ने। उन्होंने क्या किया कि अच्छा यार ये ओरिजिनेशन और डेस्टिनेशन का कर रहे हैं, उन्होंने अपने हेड ऑफिस दुबई में मुंतकिल कर दिए और ड्रामा वहां से नशर हो रहा है। ब्रॉडकास्ट ही करना है ना, ब्रॉडकास्ट ही करनी है ना, तो ब्रॉडकास्ट तो अब क्लाउड बेस्ड है, तो उन्होंने वहां से ब्रॉडकास्टिंग कर दी। हम कह रहे हैं हम पे सेल्स टैक्स ही नहीं लगता। आप किस चीज का सेल्स टैक्स? मैं तो पाकिस्तान में काम ही नहीं करता, सेल्स टैक्स तो बाहर मुल्कों में है ही नहीं। तो उन पे केसेस बने, फिर उन्होंने कहा, सूबों को कहा बैठ जाओ, इन चक्करों को छोड़ो। अब उन्होंने कहा कि अगर कोई बाहर से भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है और उसके व्यूअर्स पाकिस्तान के अंदर है, तो जितने यहाँ पे व्यूअर्स है उस पर सेल्स टैक्स लगेगा। हम भी तो सियाने हैं ना, लॉ में घुसते रहते कि ये करो ये करो ये करो। पटा पटा एग्जेम्प्ट है, ओवरऑल ही एग्जेम्प्ट है। हाँ हाँ, लेकिन उसका फिर उन्होंने तोड़ निकाल दिया ना कि अगर वो पाकिस्तान का व्यूअर है तो फिर लगेगा, चाहे फाटा फाटा से भी आ रहा हो। अगर वो फाटा फाटा में बैठ के टीवी देख रहा है तो फिर कोई टैक्स नहीं। वहां से यहाँ आ रहा है टीवी चैनल, उधर आपने खोल दिया, या FM 100 रेडियो उधर खोल लिया, और आप यहाँ पे चला रहे हो और उस पे एडवर्टीजमेंट आ रही है। बेसिकली इनकी क्या, सेल्स टैक्स किस पे लगता है? एडवर्टीजमेंट्स पे ना, ड्रामों पे तो नहीं लगता ना सेल्स टैक्स। ड्रामों की तो कोई सेल्स नहीं होती। सेल्स तो होती है आपकी, आपको जो एडवर्टाइज करते हो, ड्रामा मशहूर होता है तो क्या पड़ता है? एडवर्टीजमेंट, वो उनका सोर्स होता है ना। तो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज पे लगाते, तो आपका अगर रेडियो फाटा पाटा वाला इधर सुन रहे हैं कोई बंदे, और उसको उस बेसिस पे एडवर्टीजमेंट भी मिल रही है, तो कमाल है। सिर्फ फिर वो उधर ही सुनते होंगे, ये कौन सोराब गोठोर ठीक है, वरना पश्तो किसको समझ में आएगा? कराची वाले बहुत सारे हैं जो समझ सकते। क्लियर? चलिए आगे, टाइम क्या हुआ है? हम्म, चलो, जो 10 मिनट में लेट हुआ हूं वो भी मैं पूरा करूंगा। 20 मिनट का हम इसको रख लेते हैं। अच्छा, ये भी बता दिया होगा उन्होंने, प्रोविंशियल के टैक्सेस क्या हैं। आपको बताना है इन चीजों को, इररिलेवेंट। पढ़ा के ये भी बताया होगा कि स्टेजेस क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल है, लोकल है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी उन्होंने बताया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, हम दोबारा इसको व्यू को पढ़ लेते। मैं चाहता हूं कि चीजें हम सीखने वाली पढ़े, जो बेसिक चीजें हैं, जो जो बार बार हर बंदे को पता है, वो उस पर हम डिस्कशन ना करें। इस पे भी जल्दी जल्दी से बता दे कि डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। मैंने इतने लेक्चर में बता तो दिया है, लेकिन कोई बंदा आपका नाम क्या है? सद्दाम, कहाँ से हो आप? आप भी थर पारकर से? क्या हो खास के लिए? क्या है ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स? पढ़ के बेशक बता दो।
अगर डायरेक्ट या तो कोई चीज उसके साथ ही या तो इनडायरेक्टली उसमें साथ करके ऐसे ही है। अगर मैं खुद यहाँ से उठ के तुम्हें थप्पड़ मारूं तो ये है डायरेक्ट थप्पड़, और मैं अलीम को कहूं कि दो तुम्हें जोर से मारे तो ये है इनडायरेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? कोई और बता है? हाँ हाँ अलीम। डायरेक्ट टैक्स ये है कि जो टैक्स मैं खुद पे कर रहा हूँ, अपना टैक्स पे कर रहा हूँ, जैसे इनकम टैक्स मैं अपना हर साल पे कर रहा हूँ, या जो भी मैन्युफैक्चर टैक्स पड़ता है। सेल्स टैक्स वो है जो नहीं, जो भी मैन्युफैक्चरर भरता है ये नहीं। वो पहले पहले स्टेटमेंट तक रहो, वरना वो काम करूंगा जो तुमसे उधर करवा रहा था। मैन्युफैक्चरर भी अपना इनकम टैक्स मैन्युफैक्चरिंग का भरता है तो वो डायरेक्ट टैक्स है। और अगर सर जो टैक्स मैं सेल्स पॉइंट पे चार्ज कर रहा हूँ वो कंज्यूमर मुझे दे रहा है और वो मैं आगे कर रहा हूँ, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो कंज्यूमर से मेरे पास। फॉर एग्जांपल सर जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक अमाउंट होता है जो वो से चार्ज करते हैं, 18% चार्ज करते हैं। इसको उठाओ, मैं थोड़ा सा लिखूंगा। वजी आप खामोश हो, हालांकि तुमने हमें सिखाया है एलटीयू में। इम्पैक्ट ऑफ इंसिडेंस, कौन मुतासर हो रहा है और कौन दे रहा है, जिस पे लग रहा है वो देता नहीं, मुतासर दूसरा उसको करेगा। इंसिडेंस कहाँ हो रहा है, कहाँ? इसको बंद करो ना। हाँ ठीक है। इसका मतलब है डायरेक्ट टैक्सेस आपको पता तो है, लेकिन कंसेप्ट की हद तक हल्का सा शऊर है। एक्चुअल उसका कुछ भी नहीं पता, सिर्फ अल्फाज के साथ खेल रहे हो आप। इसका इम्पैक्ट बोलना नहीं है बेटा। अब एक मैन्युफैक्चरर है एबीसी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये बंदा कुछ डायरेक्ट टैक्सेस देता है, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस देता है मैन्युफैक्चरर। ये क्या है? परचेज कर रहा है रॉ मटेरियल पे जो ये टैक्स पे कर रहा है वो डायरेक्ट टैक्स है, और जो ये आगे किसी को सेल कर रहा है उस पे जो परचेजर। तो चाहता कह रहा है कि कब मुझे थप्पड़ मारने का कह रहा है। तुम बताओ बेटा। और डायरेक्ट टैक्स जो है वो सेल्स टैक्स वगैरह जो भी मतलब परचेज करेगा तू लिखन दो तो होते बुधा तेरे एक लकड़ी है, कोई डंडा है। देखो सिंपल है। बस कितना आसान है आसान या नहीं है? मैन्युफैक्चरर दोनों काम कर रहा है, कुछ चीजों पे इनकम टैक्स दे रहा है और कुछ चीजों पे सेल्स टैक्स दे रहा है, लेकिन चीजों पे कभी भी इनकम टैक्स नहीं होता। किस पे होता है? तो जो टैक्स, इसकी अब डेफिनेशन निकाल लेता हूं, ये तो मैंने इसलिए लिखा था कि अब डेफिनेशन। तो जो चीज, जो टैक्स आपकी अपनी या अपनी कंपनी के इनकम के ऊपर लगे वो है डायरेक्ट टैक्स। जो आप कमा रहे हो, आपकी कमाई के ऊपर लगे वो है
इनकम टैक्स। जो आपकी कमाई के ऊपर ना लगे, जो आपकी सेल और परचेजेस पे लगे, जो आपकी कमाई तो नहीं है ना, आपकी इंपोर्ट पे लगे, आपकी बेचने और सेचने तजारत पे लगे, वो है इनडायरेक्ट टैक्स। जो चीज वो अपनी जेब से देता है, पॉकेट से, कि मैंने ये इस मैन्युफैक्चरर ने 50 लाख की चीजें खरीदी, ईयर एंड पे अपना सारा खर्चा ये वो परचेजेस वगैरह निकाल के, 40 सैलरी वगैरह निकाल के इसको 10 लाख रुपए बच गए, ये इसकी क्या हुई? इनकम। ठीक है, इसके ऊपर जो इस पे लगेगा, इस 10 लाख के ऊपर जो इसकी अपनी पर्सनल, इस अपनी फैक्ट्री की इनकम है उस पे। अब दूसरा बंदा है आपकी तरह और मेरी तरह सैलरीड, वो अपनी सर्विसेज देके फैक्ट्री को सर्विसेज ही दे रहा है ना, सेल तो नहीं कर रहा, मैन्युफैक्चरर तो नहीं है। वो मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है, वो फाइनेंशियल मैनेजर हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, वो वकील हो सकता है, वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो सकता है। उनको जो सैलरीज मिलती है उसके ऊपर जो टैक्स देता है, जो उससे विदोल्ड होके जमा हो जाता है, उसको इनकम टैक्स कहा जाता है। और वो डायरेक्ट उस बंदे को, उसकी अभी कोई सेल परचेज नहीं है, तो ये कंसेप्ट निकाल दो कि मैं जो परचेज करूंगा, मैं सेल करूंगा, ये डायरेक्ट है, वो इनडायरेक्ट है, ये नहीं। जो आपके पॉकेट में चीज जा रही है, उधर से एफबीआर ने आपको पकड़ के कहा कि कहां जा रहे हो, टैक्स दो। वो कह रहे यार मैंने इतनी मेहनत की, फैक्ट्री लगाई, लेबर हायर किया, भत्ते दिए तंजीमों को, खाले मुझसे ली गई, फंक्शन करवाए गए, मेरी इन्वेस्टमेंट थी करोड़ों की, वो डूब सकती थी, मैंने मार्केटिंग की, आखिर में मुझे 10 लाख बच्चों के लिए, उसमें से भी 8 लाख मेरा खर्चा हो जाएगा, फीस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, इधर उधर, ये वो। तेरे खर्चा बाद में देखेंगे, मुझे पहले 10 लाख पे इनकम टैक्स दो। ये इसको सैलरी मिली है, बीवी के पास बाद में जाएगी, या शोहर के पास अगर बीवी कमा रही है। पहले गवर्नमेंट क्या करता है, भाई दे दो। आप कंसल्टेंसी देते हो किसी बड़ी कंपनी को, आपके क्लाइंट्स है ना, जो है कौन है, पीपीएचआई या मुख्तलिफ, वो आपको जब कंसल्टेंसी के चार्जेस देते हैं तो पहले क्या काटते हैं कि भाई इतना तो इनकम टैक्स है, मैं विदहोल्ड करूंगा, जिसको आप विदहोल्डिंग कहते हैं। आप प्रॉपर्टी बाय करने जाते हो, प्रॉपर्टी वाला कहता है पहले जो है वो टैक्स जमा करा, इनकम टैक्स 2%, 3%, फाइलर के लिए ये रेट, नॉन फाइलर के लिए ये रेट, फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। आप गाड़ी लेने जा रहे हो, वो कह रहे बाकी चीजें बाद में, इसका वैल्यू, पहले इनकम टैक्स जमा करा। तो इतना यानी अजीब है कि आपके जेब से पैसे निकल रहे हैं, उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जो आपके जहन पे या आमदनी पे, आपके पॉकेट पे डायरेक्टली हिट कर रहा हो, जो आप ट्रांसफर न कर सके, आप कहां लेके जाओगे? 10 लाख में से ही दोगे ना, या वापस जाओगे कि यार उसे कहोगे यार नहीं मेरे खर्चे ज्यादा हो गए, मैं 50 लाख नहीं, मुझे 60 लाख दे दो। आप कह सकते हो अपने कस्टमर को कि मुझ पे तो इनकम टैक्स भी लग रहा है, मुझे नहीं पता था, आप मुझे, मैंने जो 50 की चीजें बेची है ना, ये 60 लाख की अब होंगी। 60 की अगर हो गई ना, तो वो गवर्नमेंट कहेगी अच्छा अब तो तेरा 20 लाख प्रॉफिट हो गया, अब 20 लाख पे टैक्स दे। ये इतना जालमाना निजाम है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्सेस क्या हुए? इनकम टैक्स या वो टैक्सेस। इनकम तो मैंने लिखने के लिए कि कंसेप्ट से जाने से पहले आपको अलग अलग करके लिख के दे दूं, ताकि आपके जहन में जो पीछे चीजें बैठी हुई हैं, आइंदा आपसे कोई भी पूछेगा तो ये मत कहिएगा कि डायरेक्ट टैक्स मीन्स इनकम टैक्स। आप कहेंगे कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस है, फिर मिसाल में दीजिएगा, मिसाल इनकम टैक्स, मिसाल कैपिटल वैल्यू एडेड टैक्स, मिसाल विदहोल्डिंग टैक्सेस। तो ये आप नाम बाद में लेंगे, पहले डेफिनेशन बताएंगे। ये तो मैंने लिखे सिर्फ इसलिए कि आपको फिलहाल ये परचेजेस और सेल से निकल आओ,
अपने दिमाग से पहले होता है ना डी लर्निंग, अनलर्निंग, उसके बाद लर्निंग होती है। मैंने पहले आपको डी लर्न किया, उसके बाद अब लर्निंग करा रहा हूं कि डायरेक्ट टैक्सेस है क्या। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस है जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली आपकी सैलरी या आपके इनकम के ऊपर हो। सिंपल। कोई रिपीट करे इन अल्फाजों को। सुनहरी गोल्डन जो तारीख में रकम होने वाले हैं, सुनहरी अल्फाज लिखे जाएंगे। रिपीट करो मैंने क्या कहा। डेफिनेशन, डायरेक्ट टैक्सेस आपकी डायरेक्ट पैकेट यानी आपकी इनकम पे हिट करे। आपकी सैलरी, सैलरी भी क्या है, योर इनकम। तो जो चीज आपकी इनकम को हिट कर रही है वो है। अब आ जाओ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो वो टैक्सेस जो आपको डायरेक्टली हिट ना कर रहे हो, वो आपके कमोडिटी का पार्ट बन के एंड कंज्यूमर को, यानी आप टैक्स दे रहे हो लेकिन रिटेलर को कह रहे हो कि भाई बगैर टैक्स के नहीं दे रहा, इंक्लूसिव देना है या एक्सक्लूसिव देना है, लेना इस एंड यूजर से। तो वो कौन दे रहा है, हालांकि सारा काम ये कर रहा है, लेकिन पे कौन कर रहा है, आप और मैं, एंड कंज्यूमर। वो बिल्डर भी हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरर खुद भी साबुन लेने जाएगा तो टैक्स भरेगा। साबुन का मैन्युफैक्चरर खुद भी मार्केट उसकी बीवी जाएगी साबुन लेने के लिए तो टैक्स देगा। तो मैन्युफैक्चरर को आगे गालियां दे सकती है कि भाई तूने साबुन बनाया, मुझसे भी टैक्स ले लिया। तो वो उसको मैन्युफैक्चरर का मेरी जेब से तो नहीं गया, मैंने तो पैसे दे दिए, तुमने खर्चा किया। तो वो सेल्स टैक्स या वो कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ये क्या करते हैं इंपोर्टर, जो कस्टम ड्यूटी भर के देते हैं वो अपनी जेब से नहीं देते, फिलहाल दे दिए, उसको अपनी कमोडिटी का पार्ट का, कॉस्टिंग का पार्ट का हिस्सा बना के महंगी थोड़ी यानी वैल्यू एड करके आगे चीजें बेच देते। और फिर फाइनली उसको कौन बाय करता है, इंपोर्टेड सिगरेट्स को और इंपोर्टेड चीजों को, एंड कंज्यूमर। तो जो चीज इनडायरेक्टली एंड कंज्यूमर से ली जाए, थप्पड़ इसके थ्रू इसको लगाया जाए, खाया किसने बेचारे ने, इसने। तो जो एंड कंज्यूमर के पॉकेट को हिट करे उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। उसकी मिसाल पूछेगा, मिसाल, ये मिसालें हैं, ये डेफिनेशन नहीं है। सब वहां कर रहे, समझ में आ रहा है, जबरदस्त। तूने तो फील भी नहीं दी, जबरदस्त, तू सबसे ज्यादा कर रहा है। इससे ले लेना फीस, तू हमसे फीस ले रहा है। मजाक करो, सारी मेहनत इसकी वजह से है। हम तो उधर से तैयार होके कभी ऐसे उठ के आ जाते, सारा ये दोनों बच्चे मैनेज कर रहे हैं। कितना आसान है, हम डेफिनेशंस में पढ़ते रहते हैं, ये लिखा हुआ है। अगर वो मैं स्लाइड चलता ना, अगले 10 लेक्चर्स में आपके दिनों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लियर ही नहीं होना था। ये थप्पड़ वाली मिसाल ही नहीं आनी थी कि वो टैक्सेस जो आपके अपनी इनकम को हिट कर रही हो डायरेक्टली, वो आपको, जिसको आपने आगे गुड्स का पार्ट का कॉस्टिंग का हिस्सा बना के बेच देना है कि भाई देगा तो आखिरी ना लिख दो प्लस सेल्स टैक्स, वो वहां से आएगा, आप निकाल लो। सीमेंट की बोरी पे एफईडी भी लगा दो, कस्टम ड्यूटी भी लगा दो, ठीक है, आगे ही देगा ना। पानी की बोतल पे एक्वाफीना पे लिखा होगा, अभी भी आप देखोगे, अगर 1 लीटर वाली हो इतना, उसका इतना। मोबाइल फोन आप ले रहे हो, इतना वैल्यू, इतना सेल्स टैक्स। पीटी अप्रूव्ड क्या है, बगैर पीटी आपको कितने की मिलती है, 3 लाख। पीटी अप्रूव्ड क्या है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। और जो नॉन पीटीए बिकी और उससे जितनी दुकानदार ने इनकम कमाई, उस इनकम के ऊपर जो इनकम टैक्स लगा वो उसका इनकम टैक्स डायरेक्ट हो गया। लेकिन मैंने उससे मोबाइल ले ली, उसने अपना नफा ले लिया, ठीक है, मैंने अपने मोबाइल ली, लेकिन 2 महीने के बाद बंद हो गई, तो मैं उसकी कस्टम ड्यूटी, क्योंकि इस पे कस्टम ड्यूटी भी है, सेल्स टैक्स, इस पे एफईडी, जाके जब तक जमा नहीं कराऊंगा मेरी सिम नहीं चलेगी। तो ये क्या है, ये एंड कंज्यूमर जिसने मोबाइल खरीदा, अगर मैं वो 2 महीने से पहले बेच दूं तो फिर मैं एंड कंज्यूमर नहीं हुआ, मैं दूंगा वो पीटीए के टैक्स से।
वो फिर कौन देगा? जो उसका कंज्यूमर होगा। तो जो टैक्स आपको हिट नहीं कर रहा, किसी और के जेब पे भारी पड़ रहा है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्टली महसूस ही नहीं होता। आप कभी ये कहते हो कि मैं साबुन लेके आया हूं कि 15 रुपए का था, 2 रुपए सेल्स टैक्स भी दे दिए, आप कहते हो 17 रुपए का लिया। यानी आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपके 17 रुपए के ऊपर आपसे सेल्स टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज कर लिया गया। इसके अंदर केमिकल्स जो डले, उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगी है वो चार्ज हो गई है। आप सीमेंट की बोरी लेके आते हो, क्या कहते हो बोरी कितने की मिली? 1110 रुपए आजकल चल रहा है। कभी कहा है कि यार वो 800 की बोरी थी, बाकी 300 तो टैक्सेस के काट दिए उन्होंने? कभी कहा है? पर्ची वो यही बना के देता है, 1100 की बोरी 10 बोरियां लेके गई है। घर पे काम चल रहा है ना 10 बोरियां ली, सिंपली वो वसीम मेरा ड्राइवर लेके आया, 1110 के हिसाब से 10 को मल्टीप्लाई किया बस। क्योंकि हमने वीएटी को खत्म करके सारा मैन्युफैक्चरर को कहा दे दो, मैन्युफैक्चरर ने कहा चलो ठीक है मैं भी पार्ट बना लेता हूं इसका, देगा तो एंड कंज्यूमर ही अलाउ है। तो जो बर्डन पास ऑन हो, अब डेफिनेशन में जाएंगे, तो जो बर्डन पास ऑन हो वो इनडायरेक्ट, जो बर्डन पास ऑन ना कर सको वो डायरेक्ट। बर्डन का मसला है, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके पास लीगल टर्मिनोलॉजी में यूज होता है, ऐसे ही है बेटा। चलो यार वो छोकरो का दियो पानी तो चलो। क्या बैठा होगा? मकई, मकई पे डाल रहे हो? इतनी मेहनत के बाद मकई खानी थी। अच्छा था शदाद को जाता ही नहीं, सीएसएस ही नहीं करता। अब यही लिखा हुआ है, इंसिडेंस पास ऑन और इंसिडेंस पास ऑन। It cannot pass to the end consumer. It is not part of the cost. The person who pays also bears. जो दे रहा है वही बर्दाश्त कर रहा है, और ये नहीं है, ये पार्ट बना दिया और आगे पास ऑन कर दिया, यही लिखा हुआ है। अगर ये सिर्फ मैं पढ़ाता ना और अगली स्लाइड पे चले जाता, बिलीव मी आपको अगले 10 साल भी समझ में नहीं आता था कि इनका क्या फर्क है। अब भी ये ड्राड़ दाणो सिंधी में अलाए चाहता है, लेकिन हकीकत यही है। अलीम ड्राड़ ही है ना यार। ना ड्राड़ असा बाहर ड्राड़ी का भी थोड़ा घड़ा है ना। मां तो के भी वणण जाए तो इने वाए कढियो। मां बर्डन पास ऑन दोस्त न तई हाणे जॾहिं बि ॾिसंदसि ईअं ईअं कंदो। डायरेक्ट टैक्स यानी ये कहने का मकसद है ये वही थप्पड़ खाता है जिसको एबीआर लगाना चाहता है, और इनडायरेक्ट जो है ये वो थप्पड़ है जो मैन्युफैक्चरर मदे से एफबीआर को कहता है मैं आ रहा हूं, और एंड कंज्यूमर को आगे करके उसके मुंह पे। अब देखो, अच्छा ये स्लाइड में वही लिखा हुआ है जो मैंने समझा दिया, ऐसे ये मिसाल है, ये डेफिनेशन नहीं है। तो अब परचेजेज ये वो सारी चीजें इनसे निकाल दो, बस बर्डन या इंसिडेंस। बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ना लीगल लैंग्वेज में, क्या कहते हैं कि जी ये प्रोसिक्यूशन जो है उस पे बर्डन है, ये उस पे है, क्रिमिनल पे है, वो प्रूव करे। अगली स्लाइड पे टाइप से ये ठीक है, चलो बस पीछे जाओ।
डायरेक्ट के इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स आपकी वेल्थ के ऊपर है, आप नहीं कर, प्रॉपर्टी टैक्स आपकी प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल टैक्स सिंध गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, आप बर्डन पास ऑन नहीं कर सकते, मोटर व्हीकल टैक्स बर्डन पास ऑन नहीं कर सकते, बाकी सब करते हो। आगे चलो, ये इनकम टैक्स बार बार क्यों यार, वो आगे चलो, आगे चलो, कस्टम ड्यूटी, चलो आगे चलो, पर्पस को छोड़ो, पर्पस सबको पता है, आगे चलो, पर्पस एक ही है, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना, बस। ये सोर्सेज है, सेल्स टैक्स एक्ट, सेल्स टैक्स रूल्स, फाइनेंस एक्ट, आगे चलो, ये पढ़ा लिया होगा उसने, फाइनेंस एक्ट, ये भी उसने इनकम टैक्स में पढ़ा लिया होगा। जो जो आपको स्लाइड चाहिए मैं उस पर बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो रिपीटेशन होगी, आपका टाइम का दिया होगा। आगे चलो, ये प्रोसेस भी उसने नहीं पढ़ाया तो मैं पढ़ा दूं, पढ़ा दिया। आगे चलो, ये नोटिफिकेशन एसआरओ, ये पढ़ाया था कि एसआरओ और एक्ट में क्या फर्क है, ये पढ़ा दिया होगा, क्या है। पर एक पार्लियामेंट पास करती है और एसआरओ जो है कोई भी इदारा जिसको पार्लियामेंट ने अख्तियार दिया हो कि तुम बना सकते हो, बगैर अख्तियार के नहीं, डेलीगेट किया हुआ हो। मुझे लगता है कि ये सही नहीं पढ़ाया। Made by persons of bodies to whom parliament has delegated some of its laws. For example, जैसे मैंने कहा कि सेल्स टैक्स 18% पे जो लोग रजिस्टर्ड पर्सन है उस पे लगेगा, ठीक है, ये मैंने बना दिया। उसका टैक्स जमा करने का प्रोसीजर एफबीआर बनाएगा, ये लॉ ने पार्लियामेंट में एक्ट में लिख दिया। अब उसने क्या किया कि लगेगा तो 18%, लेकिन कैसे लगेगा, सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, डायरेक्ट बैंक में जाके जमा कराना पड़ेगा, हर महीने कराना पड़ेगा, 6 महीने बाद कराना पड़ेगा, इनवॉइसेस लेनी पड़ेगी, इसका पूरा तरीकेकार प्रोसीजर जो होगा वो एसआरओ एफबीआर करेगा। तो एक के वो चीज जो पार्लियामेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से के टैक्सेस लगा सकता है, उस पावर्स को अथोराइज करते हुए पार्लियामेंट से एक्ट पास कराया, और दूसरा उसी एक्ट के अंदर लॉ बनाते हुए ये प्रोविजन लिख दिया, क्योंकि एक्ट इतना मोटा तो नहीं हो सकता ना, तो उसको कर दिया, और उसका प्रोसीजरल फॉर्म वो एफबीआर के हवाले कर दिया। पुलिस तहकीक कैसे करेगी, पुलिस तहकीक कर सकती है, लेकिन कैसे करेगी, जैसे उसने कानून बनाया होगा, ये लिख दिया, तो अब पुलिस एसआरओ इशू करेगा, कस्टम कलेक्ट करेगा, लेकिन उसका तरीकेकार क्या होगा, एग्जाम चेक होंगे, एग्जामिनेशन होगी, अप्रेजमेंट होगी, वो उस प्रोसीजर के तहत होगा जो वो बनाएंगे। तो ये जो है पार्लियामेंट किसी को एक अथॉरिटी दे दे, डेलीगेट कहते हैं इसको, डेलीगेशन ऑफ पावर, कोई चीज डेलीगेट करे अपने उसके पावर्स से, लेकिन हर चीज चूंकि वो खुद नहीं कर सकता, तो उसने आगे कहा कि ये इतना मैंने कर दिया है और बाकी जो चीजें होंगी ये है। नमाज 5 वक्त फर्ज है, ठीक है, लेकिन किस तरह पढ़नी है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के हिसाब से, सुन्नत के हिसाब से कितनी रकातें पढ़नी है, वुजू करना है, ये करना है, पाकाई होनी है, वो सारी चीजें बाकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो अल्लाह ने अपनी अथॉरिटी अपने प्यारे पैगंबर को दे दी कि बाकी चीजें आपने बतानी है, इसीलिए उनको जो है हम फॉलो करते हैं कि सुन्नत सारी फॉलो। इसी तरह दूसरे मज़ाहिब में भी है कि एक मेन लॉ है और वही लॉ अगले बंदे को, अगली शख्सियत को, किसी को भी, इदारे को ये अथॉरिटी देता है कि इतना काम तुमने करना है, ये नहीं 18 को 19% कर देगा, 5 के 6 वक्त नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन किस तरह पढ़नी है वो प्रोसीजर बताएगा। अब जो उन्होंने बना लिया उसी के हिसाब से करना है, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने कह दिया 18%, तो वो तरीका तो बताएगा 18% कैसे होगा, लेकिन एफबीआर ये नहीं कह सकता कि पार्लियामेंट ने मुझे फुल पावर्स दिए हैं, मैं 19% लूंगा, मैं 20% लूंगा, नहीं, उसके लिए आपको पार्लियामेंट को पास जाना पड़ेगा। अगर वो ये लिख दे कि मैं रेट फिक्स नहीं कर रहा हूं, एफबीआर के जो मर्जी चाहे जिस पे पानी पे एक रेट लगा दे,
एसी पे दूसरा रेट लगा दे, पंखे पे तीसरा, तो ये बीआर की मर्जी है। तो फिर ये डेलीगेशन कर दी उसने कि रेट भी उसको दे दिए, लेकिन वो एक्ट में लिखेगा तब, यानी पावर्स डेलीगेट करने के लिए उस एक्ट के अंदर लिखा हुआ लाजमी है, वरना नहीं। तो अब क्या हुआ कि एक लेजिस्लेशन है जो पार्लियामेंट बनाती है, और उस लेजिस्लेशन के थ्रू आपने मेजर चीजें बता दी, बाउंड्रीज, और उस बाउंड्रीज के अंदर खेलना कैसे है वो प्लेयर्स को अथॉरिटी दे दी। तूने छक्का मारना है, चौका मारना है, क्या करना है, ये क्या करना है, इन्हें खेल के आनी है। 11 प्लेयर्स को आपने किस तरतीब से भेजना है ये आपकी मर्जी है, लेकिन 12वां प्लेयर नहीं खिला सकते। 12 की बैटिंग हो जाए, हो सकता है। तो ये है फर्क। डन। अब बंद कर दे। अगला हमारा क्या टॉपिक होगा कल जो होगा? सर्कुलर्स भी उसी का है। आगे चलो, ठीक है, आगे चलो। डिसीजन ऑफ द कोर्ट, आगे चलो। हाँ, ये हिस्ट्री पढ़ेंगे अगली दफा। थोड़ी सी पिछली स्लाइड इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा पीछे जाओ। हाँ, इनमें फर्क, अगर इनकम टैक्स में भी यही चीजें अगर उन्होंने बता दिया है तो हम नहीं पढ़ेंगे, अगर आप कहोगे तो इनको भी पढ़ लेंगे कि सर्कुलर क्या होता है, लेटर क्या होता है, और एसटीडीओ क्या होता है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस जरूर करेंगे कल। बाकी सवाल जवाब है तो यू आर वेलकम। इधर नहीं, जितना हमने पढ़ लिया उसमें उसमें कोई सवाल जवाब हो तो, कोई कमेंट्स हो, या मैं समझू कि इतना अच्छा पढ़ा लिया कि कोई सवाल ही नहीं रहा। हाँ, ऐसे ही है। बस बेटा बंद कर दे। हमारा लेक्चर 8 बजे तक है ना, 8:10 पे, यानी 10 मिनट के, यही है ना? चलिए। Recording stopped.